बिना इसको किए सिलेक्शन भूल जाइए दोस्तों। अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन ज़रूर देख के जाने चाहिए। हम एक वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हर वीडियो में 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस सीरीज में क्या होगा, तो हम आरआरबी ग्रुप डी में हुए कुल 101 शिफ्ट के कुल 2525 प्रश्न कराए जाएंगे जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक पिंड को ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि यह 3 सेकेंड तक गिरता है और g बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तो इसका अंतिम वेग भी ज्ञात करिए। अंतिम वेग भी ज्ञात करिए। तो इसमें क्या दिया है? ऑप्शन ए में 30 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी में 20 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी 10 मीटर प्रति सेकेंड और ऑप्शन डी 40 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है। अब इसमें से कौन सा सही है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमको भी क्या करना है, फाइंड करना है। इसका फार्मूला क्या होता है, तो भी बराबर u प्लस ए टी। यहाँ पे t का मान कितना दिया है, तो 3 सेकेंड। और u का मान क्या दिया है, तो u का मान यहाँ पे हम 0 लेंगे। 0 क्यों लेंगे? अगर मान लीजिए कोई वस्तु है उसको ऊपर से गिराया जा रहा है, ऊपर या नीचे कहीं से भी गिराया जा रहा है या गिराया जा रहा है या छोड़ा जा रहा है, तो शुरुआती स्थिति में इसका जो गति है वो 0 है, क्योंकि मान लीजिए वस्तु स्थिर है। यहाँ से जब इसको छोड़ा जा रहा है तब तो ये गति अवस्था में आ रही है, इसीलिए इसका प्रारंभिक वेग u को हम प्रारंभिक वेग बोलते हैं। तो प्रारंभिक वेग क्या हो गया, इसका 0 हो गया। तो यहाँ पे u का मान क्या रखते हैं, हम 0 रखते हैं। फिर प्लस a का मान, अब चूंकि यहाँ पर g दिया है तो g क्या है, यही पृथ्वी का ही ग्रेविटेशनल गुरुत्वीय त्वरण है जिसको हम स्मॉल g से लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 10। और t का मान कितना दिया है, तो 3 सेकेंड। अब ये 10 तियाँ 30, आपका कितना आ गया, 30 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के लिए त्वरण जी हमेशा धनात्मक पॉजिटिव लिया जाता है। क्यों? अगर मान लीजिए कोई वस्तु है यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है मुक्त अवस्था में, चूंकि ये पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गिर रही है, यानी उसको आकर्षित कर रही है पृथ्वी अपने की तरफ, इसीलिए क्या लेते हैं, जी का मान हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। अगर यही मान लीजिए ऐसे रहता है कि या मान लीजिए पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या रहता है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के हम विरुद्ध काम कर रहे हैं, यानी उससे दूर जा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे स्मॉल जी का मान हमेशा निगेटिव लेते हैं। इस पॉइंट को हम ध्यान रखेंगे। आगे भी और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम हमको ये इसका ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबुन की मार्जन क्रिया में मिसेल की मुख्य भूमिका क्या है? तो ऑप्शन ए है जल की कठोरता कम करना, ऑप्शन बी है जल से फेन उत्पन्न करना, ऑप्शन सी है जल के पृष्ठ तनाव में वृद्धि करना, या ऑप्शन डी कपड़ों से तेल और गंदगी को ट्रैप करना और हटाना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो कपड़ों से तेल और गंदगी को ट्रैप करना और हटाना। क्यों? मिसेल क्या है देखते हैं। तो मिसेल क्या है कि साबुन के अणुओं का आकार गोलाकार गुच्छा होता है। ये पूरी जो संरचना हमको दिखाई दे रही है ये, इसी को क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं। साबुन के कण का एक सिरा जल स्नेही यानी हाइड्रोफिलिक होता है और दूसरा सिरा जल विरोधी यानी हाइड्रोफोबिक होता है। यह संरचना तेल और गंदगी को पानी में पकड़ने ट्रैप में मदद करती है, जिससे क्या होता है, गंदगी आसानी से निकल जाता है। सफाई प्रक्रिया के दौरान मिसेल गंदगी को इमल्सन के रूप में बाहर निकाल देता है। इमल्सन क्या है कि चीज़ों को जमा देना है। जमा देना है मैंने उसको थक्का थक्का जैसे ही बना देता है। कभी कभी हमने मान लीजिए कपड़े धोते टाइम हमने देखा ही होगा कि जब हम मैल धोते हैं तो थोड़ा तो लगता है कि यार ये थक्का थक्का जैसे बन के इसे गंदगी बाहर निकल रही है। वही क्या है, ये वो मिसेल संरचना है वो, जिससे हमारे कपड़े क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, उससे गंदगी निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंस की शक्ति को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो क्या है ऑप्शन ए, इसकी फोकस दूरी के वर्ग के,
या ऑप्शन बी मीटर में इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के, या ऑप्शन सी इसकी फोकस दूरी और अपवर्तनांक के गुणनफल के, या ऑप्शन डी छवि दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात की। तो लेंस की शक्ति को कैसे दर्शाते हैं? इसका फार्मूला होता है P बराबर 1/f। अब चूंकि एफ क्या होता है? मीटर में होता है, हमेशा एफ को क्या लेते हैं? मीटर में लेते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो लेंस की शक्ति है, पावर है, वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम है कि नहीं? यहाँ पे देख रहे हैं 1/, में है, यानी बटे में है ये। तो ये क्या हो गया? इसके व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन, मीटर बी में इसकी फोकस दूरी व्युत्क्रम है ये, तो यही हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अब लेंस की शक्ति क्या होती है कि उस प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता, यानी लेंस की जो में क्षमता होती है, शक्ति होती है, वो क्या होती है कि उसकी कितनी क्षमता है, ये प्रकाश, ये जो हमें किरणें हैं, इसकी मोड़ने की क्षमता कितनी है, ये इसी को हम क्या पी से दर्शाते हैं, लेंस की शक्ति बोलते हैं। इस सूत्र में क्या करते हैं, आपको हमेशा मीटर में लेते हैं, अभी चूंकि हमने देखा यहाँ पे। और इसका मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। जो कि लेंस की जो क्षमता होती है, उसकी शक्ति होती है, उसका मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए है किया गया कार्य केवल धनात्मक ही हो सकता है। अच्छा, बी विकल्प देखते हैं, किया गया कार्य केवल ऋणात्मक हो सकता है। या ऑप्शन सी दिया गया, किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। ऑप्शन डी है, किया गया कार्य बल या विस्थापन पर निर्भर करता है। तो चूंकि यहाँ पे कार्य के बराबर क्या होता है कि कार्य का फार्मूला क्या होता है? तो बल गुणे विस्थापन, यानी एस से इसको लिखते हैं, और फिर होता है इनटू कॉस थीटा। अभी बताएंगे कॉस थीटा कैसे और इसका यूज क्या होता है, कैसे देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं उत्तर। किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, यानी ऑप्शन हमारा सी सही होगा। एक्सप्लेनेशन इसमें दिया गया है कि कार्य एक अदिश राशि है। कार्य क्या है? एक अदिश राशि है, लेकिन इसका मान दिशा पर निर्भर करता है, यानी इसकी डायरेक्शन क्या होगी उस पर यह निर्भर करता है। यदि बल और विस्थापन एक ही दिशा में लग रहा हो, अगर मान लीजिए फोर्स, अगर कोई वस्तु यहाँ पे मान लीजिए रखा गया हो और फोर्स हम इधर से लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो जाए, तो क्या कहेंगे कि कार्य क्या है? पॉजिटिव है। इस वक्त में हम धनात्मक लेते हैं। दूसरा पॉइंट है, यदि बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो ऋणात्मक कार्य। अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, इसको हम यहाँ पे बनाया गया और फोर्स लगा रहे हैं इधर से, और इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उल्टा इधर की तरफ, तो इस स्थिति में क्या लिखते हैं? क्या आता है कि हमारा जो है कि कार्य होता है वो ऋणात्मक आता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि कार्य शून्य भी हो सकता है यदि विस्थापन शून्य हो या बल और विस्थापन लंबवत हो। यहाँ पे देख रहे हैं कि विस्थापन, बल और विस्थापन आपस में लंबवत हो जाए। चूंकि अगर मान लीजिए थीटा का मान यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर 90 डिग्री हो जाए, यही ना लंबवत होता है। अगर मान लीजिए लंब हो जाए तो थीटा का मान यानी कॉस थीटा 90 यहाँ पे पुट आउट करते हैं तो पूरा ये वैल्यू जीरो हो जाता है। तो यहाँ डब्ल्यू का मान कार क्या होता है? पूरा जीरो आ जाता है। इसीलिए कॉस थीटा, अगर थीटा का मान अगर यहाँ पे 90 पुट आउट करते हैं तो हमारा पूरा कार जीरो आ जाता है। और चूंकि कार्य शून्य कैसे हो सकता है? तो मान लीजिए एक दीवार है, ऐसे ये दीवार बनाई गई है और हम आके इस पर फोर्स लगा रहे हैं और इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? तो एकदम नहीं हो रहा है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि वर्क हमारा क्या होता है? जीरो आता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन ए है विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ऑप्शन बी है किसी विलयन का द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत। सी ऑप्शन है विलयन का आयतन द्रव्यमान प्रतिशत। या ऑप्शन डी विलयन का आयतन आयतन प्रतिशत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विलयन का आयतन द्रव्यमान प्रतिशत। ये क्या होगा? ये हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। इस प्रकार हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं।
करेक्ट क्या है, सांद्रता व्यक्त करने का कई मानक तरीके हैं। सांद्रता क्या होती है, तो कोई वस्तु कितना गाढ़ा है, ये क्या होता है, सांद्रता होती है, यानी वो किसमें कितना उसका गाढ़ापन मौजूद है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें दिया गया है कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यानी वेट अपान वॉल्यूम, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। फिर द्रव्यमान प्रतिशत यानी वेट अपान वेट, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। फिर आयतन प्रतिशत, ये हमारा सही होगा, न कि हमारा आयतन द्रव्यमान प्रतिशत सही नहीं होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आयतन द्रव्यमान प्रतिशत वॉल्यूम मास परसेंटेज मानक तरीका नहीं है। आमतौर पर इसे द्रव्यमान आयतन के रूप में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि अस्थमा मुख्यतः श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन ए है श्वास नली को प्रभावित करता है, या ऑप्शन बी डायाफ्राम को प्रभावित करता है, या सी ब्रोंकी या ब्रोंकियोल्स को प्रभावित करता है, या एल्वेली को प्रभावित करता है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा क्या सही है, करेक्ट आंसर ब्रोंकी और ब्रोंकियोलिस को ये क्या करता है, प्रभावित करता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका कि अस्थमा एक श्वसन संबंधी बीमारी है। अस्थमा क्या है, एक श्वसन संबंधी बीमारी, यानी सांस लेने से संबंधित ये बीमारी होती है, फेफड़ों से संबंधित है। इसमें फेफड़ों के वायु मार्ग विशेष रूप से ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स में सूजन आ जाती है और वे संकुचित हो जाते हैं। यहाँ पे हम फिगर देख रहे हैं कि ये नॉर्मल ब्रोंकाई है, यहाँ पे नॉर्मल ब्रोंकाई देख रहे हैं इसमें, तो इसमें स्पेस देख रहे हैं इतना बना हुआ है, यानी सांस लेने के लिए वायु प्रॉपर रूप से आ जा सकती है। और जब मान लीजिए कोई व्यक्ति है ब्रोंकियालिस यानी अस्थमा से पीड़ित हो जाता है, तो देख रहे हैं इसमें स्पेस क्या हो गया है, इसमें घट गया है, हवा आने और जाने का स्थान कम हो गया है, जिससे व्यक्ति को क्या होती है, सांस फूलने जैसी उसकी तकलीफ शुरू होती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि इससे सांस लेने में कठिनाई होती है, लेकिन मुख्य रूप से श्वास नली एवं डायफ्राम की बीमारी नहीं है, ये डायफ्राम की बीमारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा धातु सक्रियता श्रेणी के मध्य में निष्कर्षित की जाती है। यानी जब सक्रियता श्रेणी बनाई जाती है तो उसमें कौन सी ऐसी धातु है जो सक्रियता श्रेणी के मध्य में निष्कासित की जाती है या मध्य श्रेणी में आती है। तो ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है पोटेशियम, ऑप्शन सी है सोना, ऑप्शन डी है लोहा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी लोहा यानी आयरन। इसका जो है कि परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26। कंसेप्ट क्या है, तो सक्रियता श्रेणी धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करती है। यानी सक्रियता श्रेणी का क्रम हम जब बनाते हैं तो सबसे शुरू में क्या आता है, सोडियम, और सबसे लास्ट में क्या होता है, एयू गोल्ड। यानी सबसे कम सक्रिय यानी ना के बराबर सक्रियता कौन दिखाता है, तो गोल्ड दिखाता है, और सबसे अधिक सक्रियता सोडियम दिखाता है। यहाँ पे देख लेते हैं कि उच्च अभिक्रियाशील यानी सोडियम है, पोटेशियम है, ये इनका जो है कि निष्कर्षण विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। यानी जो उच्च क्रियाशील वाली धातुएं होती हैं उनका जो है कि निष्कर्षण मतलब क्या, इनका जो है कि मान लीजिए प्रकृति में ये मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। जो भी उच्च क्रियाशील वाली धातुएं होती हैं, जो तत्व होते हैं, ये प्रकृति में नेचर में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती, ये किसी न किसी और चीज़ों से क्या होती है, जुड़ी रहती है। तो इनको क्या करना होता है, उसमें निकालने के लिए, साफ करने के लिए हम विद्युत अपघटन विधि द्वारा इसको उसमें से हम निकालते हैं। मध्यम अभिक्रियता श्रेणी यानी जो मध्य में पाए जाते हैं, जैसे लोहा और जिंक, इनका जो है कि निष्कर्षण हम कार्बन के द्वारा अपचयन विधि से इसका निष्कर्षण करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कम अभिक्रियाशील, जैसे सोना, ये स्वतंत्र अवस्था मुक्त अवस्था में पाई जाती है। यानी प्रकृति में ये किसी से भी क्या करती है, क्रिया नहीं करती है, इसीलिए यह मुक्त अवस्था में हमको मिलता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लोहा फी आयरन इसी मध्य श्रेणी में आता है, जो हमारा बताया ना यहाँ पे, लोहा जो है कि श्रेणी में मध्य में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जब मुद्रित सामग्री पर
एक मोटी कांच की पट्टी रखी जाती है तो अक्षर उभरे हुए दिखाई देते हैं। ऐसा डैश के कारण होता है। ऑप्शन ए है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी है प्रकाश के ध्रुवीकरण के कारण, ऑप्शन सी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, या डी ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अपवर्तन क्या होता है कि अगर मान लीजिए अगर हमको आंसर ऐसे फाइंड करना हो तो अपवर्तन में क्या होता है कि कोई वस्तु मान लीजिए अपनी स्थिति में जहाँ पर रहती है तो देखने में हमें लगता है कि वो वस्तु यहाँ पे है, लेकिन वो अपनी वास्तविक स्थिति में नहीं होती है वहाँ पे। वहाँ उससे अपना स्थान कहीं या तो नीचे होगी या तो ऊपर होगी। अगर मान लीजिए अगर अपवर्तन ऑप्शन में हमको मिल जाए, अगर चूज करना हो तो हम देखेंगे कि कोई वहाँ पे स्थिति परिवर्तित हो रही है क्या, वहाँ से कोई वस्तु यहाँ अपनी जगह से कहीं तो और दिखाई दे रहा है, तो उस स्थिति में हमारा ये अपवर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि कोई मान लीजिए किरण, प्रकाश किरण आ रही है और टोटली वो क्या हो जाए कि रिफ्लेक्ट हो जाए अपने ही अवस्था में, तो उसको उस अवस्था में क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है कि स्कैटरिंग, यानी प्रकाश का फैल जाना ही प्रकाश का प्रकीर्णन है। इसमें हम क्या देखते हैं प्रकीर्णन में मुख्यतः कि कलर का चेंज होना, यानी रंग बदलना। यानी प्रकीर्णन का हम संबंध निकालना चाहें तो हम कलर से निकाल सकते हैं। यानी देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए सूर्य का लाल दिखाई देना, ये क्या है? एक प्रकीर्णन की घटना है। अब इसका कारण देख लेते हैं कि इससे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी जो एक अगर पूरी प्रक्रिया क्या होगी, जैसे मान ली कांच की मोटी पट्टी रखते हैं तो हमको अक्षर उभरे हुए दिखाई देते हैं। किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण। वाई, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम यानी कांच, यानी कांच क्या होता है? मान लीजिए कांच है, इसके जो मॉलिक्यूल होंगे ये बहुत पास पास होंगे, बहुत महीन, यानी आपस में चिपके हुए हैं। चूंकि ये ठोस है इसीलिए माध्यम क्या है? सघन है, बहुत घना है। से विरल माध्यम वायु में जाती है। अगर मान लीजिए ऊपर से हम इसको देख रहे हैं तो हमारा प्रकाश यहाँ चलते चलते यहाँ तक आएगा और यहाँ से ये कांच में प्रवेश करें, इस यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में गया, फिर यहाँ से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। इस स्थिति में क्या होता है कि हमारा यहाँ पे जो प्रकाश आती है इनमें क्या होता है? झुकाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण हमको वस्तु क्या होती हैं? अपनी स्थिति से हमको इधर उधर दिखाई देती हैं। आती है तो वे अविलंब से क्या होती हैं? दूर हटती हैं। यानी ये जो अविलंब है इससे क्या हो रही है? यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दूर हटती है। इससे वस्तु की आभासी स्थिति, वर्चुअल पोजीशन, वास्तविक स्थिति से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो वस्तु मान लीजिए पहले जहाँ उसको होना चाहिए वहाँ नहीं है, अपनी स्थिति चेंज कर रही है। इस अवस्था में हमेशा अपवर्तन होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि कांच की मोटाई जितनी ज़्यादा होगी अक्षरों का उभार भी उतना अधिक है। यानी जितना अधिक हम मोटा कांच का स्लैब लेंगे उस स्थिति में क्या होगा? अक्षर और हमको बोल्ड दिखाई देंगे और बड़े दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल डैश प्रक्रिया द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं और गुणित होते हैं। ऑप्शन ए है मुकुलन द्वारा, या इसको बडिंग भी बोलते हैं। ऑप्शन बी है खंडीभवन, जिसको फ्रेगमेंटेशन भी बोलते हैं। ऑप्शन सी है परागकण पॉलिनेशन। ऑप्शन डी है बीजाणु निर्माण द्वारा यानी स्पोर फॉर्मेशन द्वारा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा कि खंडीभवन यानी फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि कोई, ये मान लीजिए फिगर हम देख रहे हैं कि मान लीजिए ये क्या है? ये शैवाल है। यहाँ पे क्या होता है? ये जब पूरी आपको जल में पोषक तत्व तो मौजूद रहते हैं तो क्या होता है? ये बीच से ही टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? खंडन विधि या फ्रेगमेंटेशन विधि। इसको इस प्रक्रिया में ये टूट कर दो अलग अलग बन जाता है। फिर ये इसमें से टूट के फिर दो अलग अलग ये जीव बन जाते हैं। क्या है खंडीवन फ्रेगमेंटेशन? यह क्या है? एक अलैंगिक प्रजनन है। जो खंडीवन फ्रेगमेंटेशन एक प्रक्रिया है जीवों की बढ़ने की जो विधि है, ये अलैंगिक प्रजनन के द्वारा की विधि में आता है। वर्किंग इसका क्या? स्पाइरोगाइरा जैसे शैवाल परिपक्व होने पर छोटे छोटे फ्रैगमेंट में टूट जाते हैं।
इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि प्रत्येक टुकड़ा बढ़कर एक नया जीव बन जाता है। यह प्रक्रिया तब होती है जब संसाधन जल और पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में, मान लीजिए जहाँ भी सवाल उग रहा है वहाँ पे ये उनके पोषक तत्व मौजूद रहेंगे, तभी तो इनमें ये अपने आप को इस संख्या बढ़ा पाएंगे। अगर मान लीजिए पोषक तत्व जल में उपलब्ध ही न रहें तो इनकी संख्या स्वाभाविक बात है कि नहीं बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्या होता है जब जिंक की छड़ को जलीय कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है? ऑप्शन ए है कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं देखा गया है। ऑप्शन बी है कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है। या ऑप्शन सी विलयन का तापमान गिर जाता है। या ऑप्शन डी अभिक्रिया प्रारंभ करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा कि कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग क्या होता है, फीका पड़ जाता है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? यह एक विस्थापन अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें जिंक जो होता है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए यह क्या करता है कि कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 से कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर देता है। रिजल्ट क्या होता है कि कॉपर सल्फेट का नीला रंग धीरे धीरे रंगहीन जिंक सल्फेट बनने के कारण फीका पड़ जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट CuSO4 की जब क्रिया जिंक से कराई जाती है तो इस स्थिति में क्या होता है कि जब जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट CuSO4 से कराई जाती है तो इस स्थिति में क्या होता है कि जिंक क्या होता है कॉपर को विस्थापित कर देता है और ये ZnSO4 और प्लस कॉपर बनाता है। इस स्थिति में क्या होती है कि ये जो है कि कॉपर सल्फेट का नीला रंग, हल्का नीला रंग, ये क्या होता है हमको धुंधला हल्कापन दिखाई देने लगता है। इसी प्रक्रिया के कारण यह एक कैसी प्रक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया इसको नाम क्यों दिया गया है? यहाँ पे देख रहे हैं कि जिंक क्या कर दे रहा है, इस कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। और ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि जिंक जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, यानी इसकी क्रिया करने यानी जुड़ने की दर क्या है, कॉपर से तेज है। इसीलिए क्या कर देता है, ये कॉपर को विस्थापित कर देता है और जिंक सल्फेट बनाता है, जिसके कारण हमको कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग होता है हमको फीका दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 दिया गया है विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है। कथन 2 क्या बोल रहा है कि 1 वोल्ट 1 न्यूटन प्रति कूलाम के बराबर होता है। ऑप्शन ए दिया है कथन 1 और कथन दोनों गलत है। बी ऑप्शन दिया है कथन के केवल एक सही है। ऑप्शन सी क्या है कि केवल कथन 2 सही है। डी ऑप्शन है कथन 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा कि केवल कथन 1 सही है। क्यों, कैसे? अगर मान लिए विभवांतर को वोल्ट में नापा जाता है, सही जो है क्या होगा इसका, विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है तो वोल्ट होता है। देख रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए सही हो गया। लेकिन ऑप्शन 2 गलत कैसे है कि जो है कि वर्क बराबर क्या होता है, वोल्ट बराबर, इसको लिखते हैं कि कार्य बराबर कूलाम। तो ये कार्य का मात्रा क्या होता है कि जूल होता है और आवेश का मात्रा क्या होता है तो कूलाम होता है। तो इसका मात्रा क्या होता है जूल प्रति कूलाम, न कि हमारा ये आंसर न्यूटन प्रति कूलाम। ये हमारा ऑप्शन गलत हुआ। तो क्यों, हमारा केवल ऑप्शन एक सही होगा, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। न्यूटन प्रति कूलाम ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। जो एक न्यूटन प्रति जो कूलाम है ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वो कौन से पोल्ट्री पक्षी हैं जिन्हें अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है। अब जैसे मान लीजिए जो भी हम देखते हैं कि हमारे आसपास में मुर्गी जो होती है, जो अंडे उत्पादन करने के हमें दो प्रकार के मुर्गी पाला जाता है या पक्षियों को पाला जाता है। एक अंडे देने के लिए और एक मांस उत्पादन के लिए। मांस उत्पादन के लिए हम पोल्ट्री में मुर्गियों का पालन करते हैं। तो अंडे देने वाली जो मुर्गियां होती हैं उनको क्या बोला जाता है, लेयर। लेयर। और जो मांस देने वाली जो मुर्गियां होती है उनको बॉयलर बोला जाता है। ऑप्शन सी इसमें लेयर सही होगा, क्योंकि ये अंडे देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये लेयर जो मुर्गियां होती हैं। पोल्ट्री फार्मिंग में पक्षियों को दो उद्देश्य के लिए पाला जाता है। पहला क्या, वे पक्षी जिन्हें केवल अंडे एक प्रोडक्शन के लिए पाला जाता है उन्हें लेयर कहते हैं। बॉयलर किन्हें कहते हैं कि वे पक्षी जिन्हें मांस के लिए पाला जाता है उन्हें ब्रायलर कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेना है कि कॉमन कार्प, ये जो कॉमन कार्प है ये एक मछली की प्रजाति है। और मिल्च शब्द जो है कि दुधारू पशुओं के उपयोग के लिए प्रयोग के लिए किया जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्रों को अगुणित युग्मों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन ए है द्विखंडन बाइनरी फिजन द्वारा, या ऑप्शन बी असूत्री विभाजन माइटोसिस द्वारा, या ऑप्शन सी सूत्री विभाजन माइटोसिस द्वारा, या ऑप्शन डी अर्धसूत्र विभाजन यानी मियोसिस द्वारा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस द्वारा। कंसेप्ट इसका देख लेते हैं। जनन कोशिकाओं के निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक है। प्रोसेस क्या होता है इसमें, इसमें एक द्विगुणित डायप्लॉइड 2n सेल, इसमें 2n का मतलब क्या है कि इसमें क्या है 23 गुणे 2, यानी इसमें टोटल कितने गुणसूत्र हैं, 46 गुणसूत्र हैं इसमें। जनन कोशिका विभाजित होकर 4 अगुणित हैप्लॉइड एन संतति कोशिका बनाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें इस विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, जो लैंगिक जनन में गुणसूत्रों की स्थिरता बनाए रखने के लिए जरूरी है। अब ऐसा क्या है इसमें, ये प्रक्रिया पूरा क्या है इसको हम समझते हैं। यहाँ पे जो अगर मान लीजिए कि अगर रिप्रोडक्शन के लिए कोशिका आपस में फ्यूज होती है, तो अगर मान लीजिए मेल और फीमेल, यहाँ पे मान लीजिए इस मेल वाले में इसकी कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं और फीमेल में भी 46 गुणसूत्र हैं। अगर ये मान लिए दोनों मिल जाते तो इसमें कुल मिलाकर टोटल 92 गुणसूत्र वाली हमको एक कोशिका मिलती। तो ये इसीलिए बन नहीं पाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक सिंगल कोशिका में क्या होता है कि एक 46 गुणसूत्र होने चाहिए, तभी वो क्या होता है प्रॉपर विकसित होता है। तो यहाँ पे जो है कि 46 इसमें टोटल होते हैं, ये डिवाइड होकर यहाँ पे 23 हो जाता है और यहाँ भी 23 हो जाता है। आगे चल कर ये भी संतति कोशिकाएं बनाती है, ये भी 23 है, ये भी 23 है, इसमें भी 23 है और इसमें भी 23 है। अब चूंकि मान लीजिए दो सेल्स अगर जुड़ना चाहें तो आपस में जब ये मिलेंगी तो ये इसका 23 गुणसूत्र प्लस इसका 23 गुणसूत्र, ये क्या होते हैं टोटल 46 बना लेते हैं, जो कि एक जीव बनने के लिए जरूरी है। इसीलिए इस प्रक्रिया क्या बोला जाता है, अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस, इस प्रक्रिया को नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी है, तो 50 हर्ट्ज है। एक तरंग पूरी होने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन ए है 0.2 सेकेंड, ऑप्शन बी है 50 सेकेंड, ऑप्शन सी है 5 सेकेंड 0.5 सेकेंड, ऑप्शन डी है 0.02 सेकेंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.02 सेकेंड। क्या है, कैसे सही होगा ये, तो आवर्त काल का जो है कि फार्मूला क्या होता है कि टी बराबर 1/फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे
1 अपॉन ये फ्रीक्वेंसी जो हर्ट्ज की ये कितना दिया है तो 50। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 50 दूना के 100 और एक स्थान पे 0 तो ये 0.2 ये सेकेंड हमारा उत्तर आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। आवर्तकाल वह समय है जो एक पूर्ण दोलन या तरंग को पूरा करने में लगता है। यानी आवर्तकाल क्या होता है कि मान लीजिए कोई तरंग है, ये मान लीजिए कोई तरंग यहाँ से यहाँ तक है, और मान लीजिए कोई तरंग यहाँ से निकलती है, ऐसे निकल के यहाँ गई, फिर ये यहाँ गई, तो ये इसका यहाँ से चलने और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाता है, एक आवर्तकाल, 1 टाइम पीरियड इसका यह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवन प्रक्रिया प्रजातियों में विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है लैंगिक प्रजनन, लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑप्शन बी है स्वपोषी पोषण यानी ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑप्शन सी है विषम पोषी पोषण यानी हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑप्शन डी है परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन। करेक्ट आंसर इसका क्या है कि लैंगिक जनन। लैंगिक जनन द्वारा क्या होता है, प्रजातियों में अधिक विविधताएं बनती जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी मान लीजिए जो अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन जो होता है, अलैंगिक जनन जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए गुलाब, गुलाब जो होता है, गुलाब के मान लीजिए हम डंडी इसका लगा पाते हैं ना, ये गुलाब जो होता है मान लीजिए इसका इसका हम डंडी भी लगा लें, या जो गन्ना होता है, तो इसके जो अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि इसमें अगर मान लीजिए कोई कुछ खराबी हो गई तो इसके आने वाली अगली पीढ़ी में क्या होगा, वही खराबी क्या होती है पास हो जाती है यानी चली जाती है, जिससे क्या होती है कि जो रोग यहाँ पे मान लीजिए कि पेरेंट जीव में होगा यानी पेरेंट कोशिका में होगा, वही भी क्या होगी संतति कोशिका में भी वही दिक्कत शुरू हो जाती है। तो ये विविधता इसमें नहीं हो पाती है। इसमें जो जिस प्रकार का इसमें डीएनए होता है उस प्रकार का इसमें भी डीएनए होता है। लेकिन अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि दोनों कोशिकाएं क्या होती हैं यानी आपस में मिल के एक नई नवीन प्रकार की एक हमको यहाँ पे सेल मिल जाता है, और इसमें क्या होता है माता पिता से एक थोड़ा सा म्यूटेशन हो जाता है, जिससे अपने माता पिता से थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएशन हो जाता है, जिस कारण से क्या होता है कि ये प्रकृति में अच्छे से सरवाइव कर पाए। यानी मान ली इनके माता पिता किसी बीमारी से अगर मान लीजिए ज़्यादा डोमिनेंट होंगे, ज़्यादा प्रभाव इन पर पड़ रहा होगा, तो उनके पुत्रों में क्या होगा, इनके मुकाबले क्या होगा, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने का फ़ायदा ये है। विविधता वेरिएशन विकास का आधार है। ये ठीक पॉइंट है कि विकास जो है कि जैसे जैसे मान लीजिए ह्यूमन आगे बढ़ता है, ह्यूमन विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ी, जैसे जैसे लगातार सुधार की प्रक्रिया होती जाती है और बेहतर से बेहतर जीन क्या होता है आगे पास होता जाता है, जिससे क्या होता है हमारे सर्वाइव करने की पॉसिबिलिटी क्या होती है बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता तो हमारी पीढ़ी ही समाप्त हो जाती, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई रोग हमारी माता पिता को अगर हो जाता तो वही रोग अगर मान लीजिए अगली पीढ़ी में पास हो जाए, म्यूटेशन हो ही ना, तो इस पीढ़ी यहाँ पर ट्रबल करने लगेगी और अपनी अगली संतति को ये उत्पन्न ही नहीं कर पाएगी। तो ये लैंगिक प्रजनन का एक फायदा है। लैंगिक जनन में दो अलग अलग जनकों के डीएनए का मिश्रण होता है, इससे संतति में नए गुण और विविधताएं उत्पन्न हो जाती हैं, इसीलिए वो ज़्यादा सर्वाइव कर पाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, पोषण या परिवहन प्रक्रियाएं जीव के जीवित रहने के लिए जरूरी है, लेकिन आनुवांशिक विविधता के लिए लैंगिक जनन जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि वह प्रक्रियात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु यानी ऑक्सीजन हेट्रो एटम नहीं होता है डैश है। तो ऑप्शन ए है हेलो एल्केन, ऑप्शन बी है कार्बोक्सिलिक अम्ल,
ऑप्शन सी है कीटोन समूह, या ऑप्शन डी है एल्कोहल। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, करेक्ट आंसर कि हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये जो हमारा जो आवर्त सारणी है उसका 17वां ग्रुप, जिसमें मान लीजिए क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है, इनको हेलोजन ग्रुप ये इनको बोला जाता है। तो उसीलिए उसके ग्रुप वाले को एलिमेंट को क्या बोला जाता है, हेलो एल्केन उनके साथ जोड़ा जाता है। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन नहीं होता है। बाकी जो एल्कोहल होता है इसका प्रकार्यात्मक जो है कि समूह क्या होता है, वो OH होता है। इसका क्या होता है, कीटोन का, कीटोन भी ये देख रहे हैं कि ऑक्सीजन इसमें जुड़ा हुआ है। कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें भी देख रहे हैं कि COOH इसमें भी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। लेकिन जो है हेलो एल्केन है, इसमें क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये कार्बन से जुड़ा होता है, ऑक्सीजन से नहीं। इसीलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। हेलो एल्केन हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थिर अनुपात के लिए नियम का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। तो ऑप्शन ए है किसी यौगिक में तत्व सदैव यादृच्छिक अनुपात में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि किसी अभिक्रिया के दौरान परमाणुओं को लघु कणों में विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन सी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो निर्माण हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। ऑप्शन डी है किसी रासायनिक यौगिक में समान तत्व सदैव द्रव्यमान के समान अनुपात में पाए जाते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, किसी रासायनिक यौगिक में समान तत्व सदैव द्रव्यमान के समान अनुपात में होते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ने दिया था। कोई भी शुद्ध रासायनिक यौगिक चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो, उसमें उपस्थित तत्व हमेशा क्या होते हैं, एक निश्चित द्रव्यमान अनुपात में होते हैं। इसको कैसे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे H2O हम जल ले लेते हैं, तो जल में यहाँ पे ले लेते हैं, देखते हैं H2 यानी हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन के 1 अणु हैं। तो इसमें हाइड्रोजन का जो क्या होता है, परमाणु भार 1 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा द्रव्यमान। ऑक्सीजन का इसका परमाणु भार कितना होता है, तो 16 होता है। तो अब जब इनका अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा, हमेशा जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों का अनुपात 1:8 ये हमेशा आएगा। कैसे, अगर मान लीजिए एक जल, अगर मान लीजिए नाले से हम एक जल उठा लें, नाले से जल उठा लें और एक हिमालय से हम जल उठा लें, तो दोनों में क्या होगा, हमको यही अनुपात यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात, यानी जिस जल का स्रोत कोई भी हो, कहीं से भी हम प्राप्त करें, तो उसमें क्या होगा, इनके जो तत्व होंगे उनका अनुपात हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, फिक्स होगा। यानी कि हम यहाँ नाले से उठाए हैं तो ये अनुपात गड़बड़ हो जाएगा, और हिमालय से का जल उठाए हैं तो ये अनुपात बराबर रहेगा। ऐसा नहीं है, ये अनुपात कहीं से भी हम जल, कोई भी एलिमेंट, सिर्फ जल ही ना हो, अगर उसको मान लीजिए उसके यौगिक को उठाते हैं तो उनका अनुपात क्या होगा, उनका द्रव्यमान अनुपात क्या होता है, हमेशा निश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन ए है अपने मार्ग पर त्वरित होती एक कार, या ऑप्शन बी है नियत चाल से घूर्णित करती पंखे की ब्लेड, ऑप्शन सी है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद, या ऑप्शन डी है अपनी पटरी पर गतिमान एक ट्रेन। यहाँ करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, नियत चाल से घूर्णन करते पंखे के ब्लेड। कैसे, मान लीजिए ये पंखा बना हुआ है, ये हमने पंखा बना दिया। अब मान लीजिए पंखा क्या कर रहा है, ये एक वृत्तीय संरचना में क्या करता है, घूमता रहता है। तो इस स्थिति में क्या होती है, वृत्तीय गति में अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, अगर उसका पाथ क्या है, वो वृत्तीय मोशन में गति कर रही है, तो यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए कोई गति यहाँ से कर रही है, तो हमेशा यहाँ पे इसका वेग बदलता रहता है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती रहती है, तो
वेग में हमेशा ये दिशा में परिवर्तन होता रहता है। तो हम जानते हैं कि वेग परिवर्तन की जब वेग में परिवर्तन होता है तो उसको हम त्वरण बोलते हैं। तो इस अवस्था में क्या होती है, वस्तु का हमेशा त्वरण लगातार निवृत्ति गति में त्वरण बदलता रहता है। तो इसमें त्वरित हो, इसमें हमारा जो क्या होगा, नियत चाल है, यानी बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि नियत चाल से घूर्णन करती पंखे की ब्लेड, ये वृत्तीय गति चूंकि कर रहा है। इसका डेफिनेशन देखते हैं, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर नियत चाल यानी कांस्टेंट स्पीड से चलती है तो उसे एक समान वृत्तीय गति यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। ऑब्जर्वेशन में देख लेते हैं, पंखे की ब्लेड एक निश्चित गति से लगातार घूमती है, जो इस गति का सही उदाहरण है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, इसमें चाल समान रहती है लेकिन दिशा बदलने के कारण वेग लगातार बदलता रहता है। वृत्तीय गति में क्या होता है, इसमें चाल तो समान रहती है। मान ली वृत्तीय गति में मान लीजिए चाल हम फिक्स कर दें तो ये मान ली समान चाल से ये गति करती रहेगी, लेकिन इसमें दिशा डायरेक्शन हर बिंदु पे, वृत्तीय गति पे हर बिंदु पे उसका डायरेक्शन क्या होता है, बदलता रहता है। हर बिंदु पे उसका डायरेक्शन बदलता रहेगा। इस कारण क्या होता है, वेग में भी लगातार परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा पादप ऊतक प्रकाश संश्लेषण करता है। ऑप्शन ए है दृढ़ोतक यानी स्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन बी है जाइलम, ऑप्शन सी है हरित लवक यानी क्लोरेनकाइमा, या ऑप्शन डी है पोषप्रवाह यानी फुलेयम। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हरित लवक यानी क्लोरेनकाइमा हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। एक्सप्लेनेशन क्या है कि जब पैरेन्काइमा ऊतक में क्लोरोफिल पाया जाता है तो उसे क्लोरेनकाइमा या हरित ऊतक कहा जाता है। यानी जब पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल उपस्थित होता है तो उस स्थिति में क्या बोलते हैं, उसको क्लोरेनकाइमा बोलते हैं। क्लोरो शब्द यहाँ आ गया, देख रहे हैं, क्लोरो यानी हरा चीज यहाँ से संबंधित है। यहाँ पे फंक्शन क्या होता है कि क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण यह ऊतक क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। क्योंकि यहाँ पे हरित जो है कि एक क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। फोटो यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाने में जो सक्षम होते हैं, यानी भोजन बनाने की प्रक्रिया के लिए क्या है, क्लोरोफिल जरूरी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जाइलम जल का और फ्लोएम पोषक यानी भोजन का परिवहन करते हैं। यानी जाइलम जो है किसका परिवहन करता है, तो जल और खनिज का ये क्या करता है, परिवहन करता है। यानी ये पौधे में जल और खनिज का परिवहन करते हैं। और फ्लोएम क्या करते हैं, तो पत्तियों के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है वो पौधे के विभिन्न भाग में इसको क्या करते हैं, सब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्लोएम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक कुंडली का प्रतिरोध 44 ओम है। यदि इसे 220 वोल्ट की आपूर्ति से जोड़ा जाए तो कुंडली द्वारा खपत की गई शक्ति कितनी होगी। ऑप्शन ए है 0.2 वाट, ऑप्शन बी है 1100 वाट, ऑप्शन सी है 110 वाट, या ऑप्शन डी है 5 वाट। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा अब यहाँ पे कि 1100 वाट यहाँ पे। और चूंकि यहाँ पे P बराबर क्या हो जाएगा, तो V² / R। यहाँ पे इसका फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ शक्ति बराबर वोल्ट का स्क्वायर अपान प्रतिरोध। यहाँ पे V का मान दिया है 220 वोल्ट और R का मान दिया है 44। तो यहाँ पे क्या इसको लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे 220 पूरी, चूँकि V² दिया है तो 220 और R का मान क्या दिया है, यहाँ 44 दिया है। तो अब इसको हम काट लेते हैं। इसको 11 से काटेंगे, 11 दूना के 22, ये 20 बार हो जाएगा। ये भी 11 दूना के, इसको हम करें 11 दूना के 22, ये 20 हो गया, और 11 चौका 44, और ये कितना हो गया 4 पचे 20 और 2 4 पचे 20। ये जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 220 में तो कितना हो जाएगा, ये 1100 वाट हमारा उत्तर आ जाएगा।
शक्ति की गणना के लिए P बराबर VI यानी पावर बराबर वोल्ट गुणे धारा का भी उपयोग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी की परिक्रमा एक वृत्तीय पथ पर नियत गति से करने वाले उपग्रह गति एक समान वृत्तीय गति एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस गति का कौन सा गुण इसके त्वरण को शून्य होने से रोकता है? ऑप्शन ए है कक्षीय गति के कारण वस्तु का द्रव्यमान निरंतर बदलता रहता है। ऑप्शन बी है कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है जिसके कारण त्वरण आवश्यक हो जाता है। ऑप्शन सी है गुरुत्वाकर्षण बल के लिए गति इतनी अधिक है कि वह स्थिर वेग बनाए नहीं रख सकता। ऑप्शन डी है गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर निरंतर बदलती रहती है अर्थात वेग परिवर्तन होता रहता है। तो हमारा ऑप्शन डी क्या है? ये सही है, यानी गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर निरंतर बदलती रहती है अर्थात वेग परिवर्तित हो रहा है। क्योंकि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि कोई मान लीजिए वृत्तीय गति पे कोई वस्तु गति कर रही है वृत्तीय पथ पे, तो उस अवस्था में क्या होता है, हमेशा उसका जो है कि वेग क्या होता है, बदलता रहता है। वेग क्यों बदलता रहता है? क्योंकि डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहती है। मान लीजिए कोई वस्तु अगर इधर से ये इधर के लिए मोशन कर रहा है लेकिन उसका जो है कि डायरेक्शन इधर लग रहा है क्योंकि वृत्ति में है, क्योंकि अगर डायरेक्शन निकालेंगे तो इधर की तरफ होगा। कॉन्सेप्ट क्या है इसका? तो एक समान वृत्तीय गति में चाल स्थिर होती है लेकिन दिशा हर बिंदु पर बदलती रहती है। क्यों? वेग एक सदिश राशि है। वेग क्या है? एक सदिश राशि है। चूंकि इस सदिश राशि क्या होती हैं कि जिनमें दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता है। अगर मान ली कोई वस्तु यानी कोई भी राशि है उसको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता पड़ती है तो उसको क्या बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं। दिशा बदलने के कारण वेग क्या होता है? बदलता है। वेग में परिवर्तन की दर ही एक्सेलरेशन यानी त्वरण कहलाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसीलिए वृत्तीय गति में त्वरण कभी भी शून्य नहीं हो सकता। अविकेंद्रीय त्वरण हमेशा लगता है। शून्य क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे जो है कि हमेशा यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यानी v के मान में चेंजेज हो रहे हैं, इसीलिए त्वरण शून्य नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाईस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या होता है जब एक नैप्थलीन बाल को खुली जगह में धातु की प्लेट में जला दिया जाता है? ऑप्शन ए है यह धातु की प्लेट पर बिना किसी निक्षेप के पीली ज्वाला के साथ जलती है। ऑप्शन बी है यह धातु की प्लेट पर काले कजली निक्षेप के साथ नीली ज्वाला के साथ जलती है। ऑप्शन सी है यह नीली ज्वाला के साथ जलता है। ऑप्शन डी है यह धातु की प्लेट पर काले कजली निक्षेप के साथ पीली ज्वाला के साथ जलता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों, कैसे? तो नेप्थलीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेप्थलीन क्या है? एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्यों? जब इसे खुली हवा में जलाया जाता है तो कार्बन की मात्रा अधिक होने के कारण इसका पूर्ण दहन नहीं हो पाता, जिससे क्या होता है जो बिना जला हुआ जो कार्बन होता है वो उड़ता रहता है और हमको एक काली लौ के साथ हमको ये पीली लौ के साथ ब्लैक धुआं हमको दिखाई देता है। रिजल्ट क्या होता है इसका कि अपूर्ण दहन के कारण यह पीली ज्वाला फ्लेम यानी येलो फ्लेम के साथ जलता है और कार्बन के बिना जले कण क्या होते हैं? पार्टिकल काले धुएं या कजली के रूप में धातु की प्लेट पर जमा होते रहते हैं। ये जो बिना जला हुआ रहता है यानी कार्बन की असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें कार्बन की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है और इनको मान लीजिए जलाया जाता है तो ये पीली लौ के साथ हमेशा जलते हैं। लौ क्या है इनकी? हमेशा पीली है, हमेशा ये पीली लौ के साथ ही जलते हैं और अत्यधिक मात्रा में यानी ज़्यादा मात्रा में धुआं छोड़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है प्रजनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति बनना क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए श्वसन के लिए,
ऑप्शन बी पाचन के लिए, ऑप्शन सी है रुधिर परिसंचरण के लिए, ऑप्शन डी लक्षणों की वंशागति के लिए। अब डीएनए की प्रतिकृति बनने के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि मान लीजिए कि अगर कोई मान लीजिए यहाँ पे माता पिता हैं, अगर ये अपनी अगली पीढ़ी बनाना चाहते हैं तो इनको अपने डीएनए की प्रतिकृति क्या होगा, अगली पीढ़ी में भेजना होगा, जिससे क्या होगा, अगली पीढ़ी जन्म ले पाएगी। डीएनए की प्रतिकृति अगली पीढ़ी में जाना जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए जब डीएनए का कोई भी सेल होगा वो अपनी प्रतिकृति बनाएगा तो उसमें डीएनए क्या होता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसका प्रतिकृति बनाने में, यानी एक उसका दूसरा रूप बनाने में। यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, लक्षणों की वंशागति के लिए। कॉन्सेप्ट क्या है, तो डीएनए प्रतिकृति जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है कोशिका विभाजन प्रजनन की एक मूल प्रक्रिया है। डीएनए में क्या होते हैं, जो भी कोशिका बनने की जितनी जानकारियाँ होती हैं क्या होते हैं, सब कोडेड रहते हैं इसमें। डीएनए में सारी जानकारियाँ कोशिका एक नए जीव नए सेल बनाने की सारी जानकारियाँ इसमें डीएनए में ही कोडेड रहती हैं। आनुवांशिक जानकारी या लक्षण को स्थानांतरित करना है, इसका मूल कार्य क्या है, जो भी आनुवांशिक जानकारी है, जो भी माता पिता से जो भी लक्षण मिले हैं उनको अगली पीढ़ी में क्या करना है, स्थानांतरित करना है। तो इस रिजल्ट क्या होता है कि इस प्रक्रिया के कारण संतानों में माता पिता के गुण आते हैं, जिससे क्या होता है, लक्षणों की वंशागति कहा जाता है, यानी इनहेरेंस ऑफ ट्रेट्स, यानी माता पिता की जो भी लक्षण हैं अपने पुत्रों में जाते हैं इसी डीएनए की प्रतिकृति बनने के कारण ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मछली संवर्धन यानी कल्चर ऑफ फिशरी शब्द का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? ऑप्शन ए है कृत्रिम संसाधनों से मछलियाँ पकड़ना, ऑप्शन बी है समुद्री जल से मछलियाँ पकड़ना, ऑप्शन सी है मछलियों का पालन, या ऑप्शन डी है प्राकृतिक संसाधनों से मछलियाँ पकड़ना है। यहाँ पे बोला है मछली संवर्धन, यानी मछलियों को बढ़ाना, यानी मछली का संवर्धन हम कैसे कर सकते हैं, तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ से सही हो जाएगा। यहाँ पे देखो मछलियों का पालन, तभी तो मछलियों की संख्या बढ़ेगी, उनका संवर्धन होगा, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही होगा। कल्चर फिशरी का अर्थ है नियंत्रित वातावरण में विशेष रूप से मछलियों का पालन या खेती करना, यानी मछलियों की खेती करना, जो भी फार्मिंग होती है मछली पालन होता है। विकल्प बी डी कैप्चर फिशरी, यानी पकड़ने में जो मान लीजिए और भी जो ऑप्शन है क्या वो देख रहे हैं वहाँ पे सिर्फ मछली पकड़ने से वहाँ पे बोध हो रहा है, मान लीजिए कृत्रिम संसाधन मछलियाँ पकड़ना है, यहीं पकड़ना है, यहीं पकड़ना है, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। जब उद्देश्य संवर्धन यानी कल्चर से हो तो उसका सीधा अर्थ है पालन होता है, न कि केवल प्राकृतिक स्रोत से शिकार करना। अब देख रहे हैं ना यहाँ पे कल्चर फिशरी यानी संवर्धन अब मछलियों का पालन किया जा रहा है, ये मछली पकड़ रहा है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि क्लोरीन का आंशिक परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में इसके किसके कारण होता है? तो ऑप्शन ए है इसकी यौगिक प्रकृति के कारण, या ऑप्शन बी है प्रायोगिक त्रुटि है, या ऑप्शन सी आयनों की उपस्थिति के कारण, या डी समस्थानिकों की उपस्थिति के कारण। यानी देखते हैं ना क्लोरीन का जो द्रव्यमान आता है वो कितना है, 35.5। अब ऐसा क्यों है, ये औसत द्रव्यमान है क्लोरीन का, क्योंकि क्लोरीन क्या होता है, इसके दो समस्थानिक पाए जाते हैं, ये दो समस्थानिक है, एक क्लोरीन 35 है और एक क्लोरीन 37 है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन क्या है, किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान यानी जो एटॉमिक मास होता है भिन्नात्मक फ्रैक्शन तब होता है जब वह प्रकृति में एक से अधिक रूपों में पाया जाता है। यानी जो है देख रहे हैं कि ये क्लोरीन क्या होता है, यहाँ दो अवस्थाओं में पाया जाता है, यानी क्लोरीन एक 37 और एक 35,
जिसमें क्लोरीन 35 वाले में 75% इसका इस अवस्था में मिलता है, इसमें सिर्फ 25% मिलता है। तो इन दोनों का जब औसत निकालते हैं, एवरेज क्या निकालते हैं, औसत परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं, तो हमारा क्या आता है कि 35.5 ये यूनिट आता है हमारा। क्लोरीन प्रकृति में दो समस्थानिक, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 के रूप में मिश्रण के रूप में हमें प्राप्त होता है। इसीलिए इसका जो मास कितना होता है 35.5। तो मान एक पूर्ण संख्या न होकर एक फ्रैक्शनल आता है, अतः यह समस्थानिक आइसोटोप की उपस्थिति के कारण होता है। प्रकृति में क्या होता है, क्लोरीन दो रूपों में पाया जाता है, दो इसको आइसोटोप पाए जाते हैं। इसीलिए जो इनका औसत जो भार होगा, मान लीजिए जितने भी इसके आइसोटोप पाए जाते हैं तो सबका जो औसत निकाल के ही उसका टोटल वेट निकाला जाता है।